हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम रीतिकाल जो हिंदी साहित्य के इतिहास का तृतीय विभाग है और जिसका समय संवत 1700 से लेकर 1900 की अवधि माना गया है के अंगों पर हम विचार करेंगे। रीतिकाल के साहित्य को जब हम देखते हैं तो रीतिकाल का साहित्य 3 भागों में विभाजित है। हमने नामकरण के विषय में एक अलग वीडियो में देखा था और वहाँ पर स्पष्ट हुआ था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल नाम दिया है। यद्यपि इस काल को अन्य नाम भी दिए गए हैं और श्रृंगार काल के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी मत अथवा कहना चाहिए समर्थन कुछ अंश तक मान्य रहा है। विश्वनाथ मिश्र और त्रिभुवन सिंह द्वारा दिए गए श्रृंगार काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस की दृष्टि से स्वीकार किया है, परंतु पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। उसके कुछ कारण हैं जो हम रीतिकाल के यहाँ जब विभागों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सब कुछ स्वीकार करते हुए भी इस काल को रीतिकाल नाम दिया है और इसका कारण है इस समय के कवियों का जो उद्देश्य था वह काव्यांग निरूपण था। इन कवियों ने एक पद में नायक नायिका भेद, रस, अलंकार इनमें से किसी विषय पर दोहा छंद में अपना काव्य विशेष रूप से लिखा है। पहले छंद में उन्होंने लक्षण दिए हैं और दूसरे छंद में उदाहरण दिए हैं। मूल रूप से देखा जाए तो दोहा छंद में उन्होंने रस, अलंकार अथवा नायक नायिका भेद के लक्षण दिए हैं और दूसरे पद में जब वह उसके उदाहरण देते हैं तो उसके लिए उन्होंने जो छंद प्रयुक्त किया है वह कवित्व और सवैया छंद है। इनके उदाहरण बहुत सरस बन पड़े हैं, उनमें मौलिकता भी है, परंतु मूल बात है कि उसमें जहाँ उन्होंने लक्षण दिए हैं वहाँ उनकी मौलिकता नज़र नहीं आती। और चूंकि उन्होंने काव्यांग निरूपण को अपना आधार बनाया है तो कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया है। श्रृंगार की बात उन्होंने की है परंतु काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति उनकी नहीं है। यदि हम श्रृंगार काल नाम देते हैं तो फिर हमें सभी रचनाओं में श्रृंगार तो मिलता ही है, प्रचुरता से मिलता है, तब हम ये विभेद नहीं कर पाएंगे कि किन में काव्यांग निरूपण हुआ है और किन में नहीं। इसलिए रीतिकाल नाम एक ऐसा नाम है जिसे जब हम इस अवधि के साहित्य के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वह सही बैठता है। उस साहित्य का आकलन हम सही तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है इस समय की रचनाएं जो लिखी गई हैं वह 3 प्रकार की लिखी गई हैं और आज हमारे विवेचन का विषय भी वही है। कुछ रचनाएं हैं जो रीतिबद्ध हैं, कुछ है जो रीतिमुक्त है और कुछ है जो रीति सिद्ध है। इस तरह से इस काल का नामकरण रीतिकाल करते हुए भी उसके 3 विभाग हमने किए हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। जब हम रीतिकाल के अंतर्गत इन तीनों काव्य धाराओं को देखते हैं तो सर्वप्रथम रीतिबद्ध काव्य धारा पर हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि मूल चीज है लक्षण ग्रंथों को काव्यांग निरूपण को करने की बात। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपराओं से बंधकर अपने काव्य की रचना की है। इसलिए रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि चूंकि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य सृजन करते रहे, बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ही ये कवि रीतिबद्ध कहलाए जाने लगे। इस धारा के प्रमुख कवियों का उल्लेख यदि हम करें तो
देव, सेनापति, मतीराम, पद्माकर आदि इसमें सर्वोपरि स्थान रखते हैं। जब हम दूसरी काव्य धारा देखते हैं इस समय की रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा का वाले कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना न करके श्रृंगारिक और नीतिपरक काव्य रचना की है। इनके अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटियों को न अपनाकर, उनसे न बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि आते हैं। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने तो इन्हें रीति मुक्त कवियों को काव्य मीमांसा करना ही उचित नहीं समझा था और एक तरह से उन्हें फुटकर कवियों में स्थान दिया था, जबकि इनकी कविता रीतिबद्ध कवियों की कविता से भी श्रेष्ठ ठहरती है। वास्तव में तो देखा जाए तो ये कवि नगण्य ही हैं, पर गिनती में नगण्य होने के बाद भी इनके काव्य को हम नगण्य नहीं कह सकते, इन्हें उपेक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि गागर में सागर भरने की उक्ति ऐसे ही लोगों पर चरितार्थ होती है, संख्या महत्वपूर्ण नहीं रखती है, उनके द्वारा किया गया कार्य महत्वपूर्ण होता है। इसलिए रीतिबद्ध कवियों के सामने इनकी संख्या चाहे कितनी ही कम क्यों न हो, परंतु इनका काव्य चूंकि रीतिबद्ध कवियों से श्रेष्ठ ठहरता है, इसलिए हम इन्हें उपेक्षित नहीं कर सकते। इन कवियों में विशेष उल्लेखनीय कवियों को यदि हम देखें तो घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम आते हैं। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार रस की फुटकर रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। आपसे इस तरह का प्रश्न 1 नंबर के प्रश्नों में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इनकी 2 विशेषताएं शुक्ल जी ने बताई हैं। आपसे यदि पूछे रीति मुक्त काव्य की 2 विशेषताएं बताइए तो आप ये बताएं, अवश्य याद रखें इसे। पहली विशेषता है रस भाव, नायक नायिकाओं व अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता करना, और दूसरी विशेषता है मार्मिकता एवं मनोहरता का बाहुल्य। आचार्य शुक्ल ने इन दोनों विशेषताओं को रखने वाले इन रीति मुक्त कवियों में भी जिसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित किया है वे कवि हैं घनानंद। हरिओत जी ने प्रेममय उल्लास और हार्दिक अनुराग को व्यक्त करने वाले कवियों की एक लंबी सूची दी है, जिसमें जो हमने ऊपर गिनाए हैं उन कवियों का विशेष रूप से नामोल्लेख मिलता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उपर्युक्त विशेष उल्लेखनीय कवियों में द्विज देव का नाम और जोड़ दिया है। आपसे पूछा जाए रीति मुक्त कवियों में द्विज देव का नाम किस आचार्य के द्वारा जोड़ा गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। अन्य हिंदी जो समीक्षक रहे हैं उन्होंने भी इस धारा के कवियों का विवेचन बड़े मनोयोग से किया है। कुछ ने तो इस धारा के कवियों का विस्तृत विवेचन तक किया है। घनानंद ठाकुर पर तो शोध कार्य भी हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा आदि सभी अपनी अपनी सूची में उपर्युक्त कवियों को प्रमुखता प्रदान करते रहे हैं। तीसरी धारा जब हम देखते हैं तो तीसरी धारा आती है रीति सिद्ध कवि से संबंधित। रीति सिद्ध कवि हैं, इन्होंने अपने काव्यों में न तो रीतियों को तिलांजलि देने का प्रयास किया और न ही उनका वर्णन ही करने का प्रयास किया है, परंतु विद्वान
विद्वान होने के कारण जब इन्होंने रचना की तो रीतियाँ स्वयं ही इनके काव्यों में समाविष्ट हो गई है। प्रयत्न साध्य नहीं है, सहज रूप से उनका आगमन इनमें हुआ है, इसलिए इन कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। इस धारा के अंतर्गत अकेले कवि जो महाकवि की उपाधि से अलंकृत हैं, महाकवि बिहारी आते हैं। इनके काव्य में रीतियाँ सामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर्षित हो गई है। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम अकेला आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये धारा कमजोर है। बिहारी एकमात्र कवि होते हुए भी अपना अलग स्थान रखते हैं। एकमात्र रचना उनकी सच्चाई होते हुए भी नगीने की तरह साहित्य के अंतर्गत जड़ी हुई प्रतीत होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रीति काल की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार है, परंतु जो धाराएं हैं उसका विभाजन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। सभी कवियों ने श्रृंगार को प्रधानता दी है और अपने अपने तरीके से श्रृंगार का प्रयोग किया है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।